नमस्कार, मैं अशरा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपको सीआरपीसी दंड संहिता धारा 336 से लेकर के 340 तक बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में हम आपको कई धाराएं बता चुके हैं सीआरपीसी की। जो धाराएं अभी तक नहीं पढ़ाया है वह धाराएं हम आपको आगे पढ़ा देंगे। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, अंत तक देखते रहिए। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, हम आपको उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि सारे टॉपिक हम इन शॉर्ट बता रहे हैं, जिससे कि लोगों को जल्दी से टॉपिक कवर हो सके, जल्दी से उनको समझ में आए, क्योंकि अब आपके एपीओ के भी एग्जाम आ रहे हैं तो टॉपिक को जल्दी समझना है। ठीक है, आइए हम चलते हैं सीआरपीसी की धारा 336। 336 में क्या कहा है? इस धारा के अनुसार जो भार साधक अधिकारी होता है उसके कृत्यों को निर्वहन करने के लिए जो राज्य सरकार के द्वारा सशक्त शक्ति दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। यानी कि जो राज्य सरकार है वह भार साधक अधिकारी को कुछ शक्तियां प्रदान करती हैं। तो आज हम धारा 336 में इन्हीं शक्तियों के बारे में बताएंगे। क्या है शक्तियां, ये देख लेते हैं कि राज्य सरकार उस जेल के भार साधक अधिकारी को, जिसमें कि कोई व्यक्ति जो कि धारा 330 या फिर धारा 335 धारा 330 और धारा 335 के उपबंधों के अधीन अगर परिरुद्ध किया गया है, बंद किया गया है, तो उसको धारा 337 या फिर धारा 338 के अधीन कारागार के जो महानिरीक्षक होंगे उनके द्वारा सब कृत्यों का या फिर उनमें से किसी एक कृत्य का निर्वहन करने के लिए सशक्त कर सकती है। यह धारा 336 में बताया गया है। इसके अलावा सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड धारा 337 क्या कहती है? तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड धारा 337 के अनुसार जहाँ पर रिपोर्ट की जाती है कि पागलबंदी जो पागलबंदी है वे अपनी प्रतिरक्षा करने में अगर समर्थ है, तो वहां पर कैसी प्रक्रिया होगी यह धारा 337 में बताया गया है। यदि ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, जो कि धारा 330 की उपधारा 2, धारा 330 की उपधारा 2 के अधीन उपबंधों के अधीन अगर उसको निरुद्ध किया जाता है और उसको जेल में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में जो कारागार हैं उनके निरीक्षक या फिर पागल खाने में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में उस पागल खाने के प्रदर्शक या उनमें से कोई भी दो व्यक्ति अगर वह प्रमाणित कर देता है कि उसकी वह राय वह व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा खुद से कर सकता है, अपनी प्रतिरक्षा करने में अगर वह समर्थ है, तो उसको यथाशक्ति मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उसको ले जाया जाएगा और मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय उसको नियत करेगा कि उस व्यक्ति के बारे में जो धारा है 332 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई करेगा। और जो पूर्वोक्त महानिरीक्षक होगा या फिर जो परिदर्शक होगा जिसका प्रमाण पत्र साक्ष्य के तौर पर उसको देना पड़ेगा या साक्ष्य के तौर पर उसको ग्रहण किया जा सकता है। ये धारा 337 में बताया गया है। सीआरपीसी धारा 338, सीआरपीसी धारा 338 में यह कहा गया है कि व्यक्ति को जहां पर निरुद्ध किया गया है, जहां पर निरुद्ध पागल छोड़े जाने योग्य अगर घोषित कर दिया जाता है, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया जो है हम निभाएंगे, वह धारा 338 में बताया गया है। क्या बताया गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, यदि ऐसा व्यक्ति जो धारा 330 की उपधारा 2, धारा 335 के उपधारा के अधीन अगर निरुद्ध है, तो ऐसी दशा में क्या होगा? ऐसी दशा में जो महानिरीक्षक है या फिर परिदर्शक हैं
अगर वह प्रमाणित करते हैं कि उनके या फिर उनके विचार में वह अपने को या फिर अपने किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचा सकता है, खतरा पहुंचा सकता है, या फिर खतरा पहुंचाने के बिना भी ये छोड़ा जा सकता है, तो राज्य सरकार उसको छोड़े जाने के लिए या फिर अभिरक्षा में निरुद्ध रखे जाने के लिए वे पागल खाने नहीं भेजेंगे या फिर पागल खाने भेज सकते हैं। यह डिपेंड करता है। कुल मिलाकर के इसमें भार साधक अधिकारी जो होता है, जो एक प्रदर्शक होता है, जो उसको देखता है, वह बताता है कि भाई ये अपने आप को क्षति पहुंचा सकते हैं कि नहीं, ये अपनों को क्षति पहुंचा सकते हैं कि नहीं। अगर ये क्षति नहीं पहुंचाएंगे, अगर ऐसा लगता है कि ये क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ये सिद्ध हो जाता है कि ये क्षति नहीं पहुंचाएंगे, तो उनको छोड़ा जा सकता है। ऐसे पागल खाने को आंतरित किए जाने का आदेश दे सकता है, और यदि वह उसे पागल खाने को आंतरित करने का आदेश देती है तो वह न्यायिक और 2 चिकित्सक अधिकारियों का एक आयोग नियुक्त कर सकती है। एक आयोग नियुक्त करेगी कि भाई आप इसको वेरीफाई कीजिए कि क्या यह छोड़े जाने योग्य है या फिर नहीं है, और ऐसा साक्ष्य लेकर के जो कि आवश्यक है, ऐसे व्यक्ति के चित्त की दशा में, यानी कि उसका माइंड प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, जो भी है, उसकी यथास्थिति जांच करेगा कि यह पागल है कि नहीं है, ये क्षति पहुंचा सकता है कि नहीं है, और राज्य सरकार को उसका रिपोर्ट देगा और उसको छोड़े जाने, निरुद्ध रखे जाने का जैसा भी वह समझे उस प्रकार से आदेश दे सकता है। ये थी सीआरपीसी की धारा 338। सीआरपीसी की धारा 339 क्या कहती है? तो इस धारा के अनुसार जो नातेदार है या फिर मित्र है, उनकी देखरेख में एक पागल को सौंपे जाना ही बताया गया है। भाई पागल व्यक्ति है, उसको इस प्रकार तो नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसे तो निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम उनको छोड़ रहे हैं तो किसी मित्र की देखरेख में, उसके परिवार वालों के देखरेख में ही तो हम छोड़ेंगे ना। तो वही इस धारा में बताया गया है। जब कभी धारा 330, धारा 335 के उपबंधों के अनुरुद्ध अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तो किसी व्यक्ति का कोई भी नातेदार होगा, मित्र होगा, अगर वह चाहता है कि उस व्यक्ति की देखरेख वह अपनी अभिरक्षा में करे, यानी कि उस व्यक्ति की देखरेख वो खुद कर लेंगे, आप उनको सौंप दिया जाए, तो राज्य सरकार उस नातेदार मित्र के आवेदन के द्वारा उसके द्वारा ऐसी राज्य सरकार को समाधान प्रतिभूति बाबत किए जाने पर कि क्या राज्य सरकार उनसे पूछेगी, भाई हम तुमको समुचित तो कर रहे हैं, हम इसको सौंप तो रहे हैं, लेकिन आप इसको रखोगे कैसे, इसकी देखरेख कैसे करोगे? अगर वह सब निवारित हो जाता है, यानी कि सौंपे गए व्यक्ति की समुचित देखरेख की जाएगी, वह अपने आप को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगा। पता चला आप ले तो गए पागल व्यक्ति को अपनी देखरेख में और छोड़ दिया उसको, उसने बगल वाले का सर फोड़ दिया या अपने परिवार में किसी को मार डाला, तो सामने वाला व्यक्ति जो कि जिसको सौंपा जा रहा है वो इस व्यक्ति की गारंटी देगा कि भाई ये किसी को क्षति नहीं पहुंचाएगा, किसी को मारेगा पीटेगा नहीं, कुछ ऐसा कार्य नहीं करेगा, हम इसकी देखरेख करते रहेंगे। सौंपा गया व्यक्ति किसी अधिकारी के समक्ष अथवा ऐसे समय स्थानों पर जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, उसमें निरीक्षण के समय पेश होगा। राज्य सरकार उसको बीच बीच में बुलाती रहेगी, भाई आप चेकअप के लिए आते रहना, आप सही हो या नहीं हो ये कंफर्म करना रहेगा। सौंपा गया व्यक्ति धारा 330 की उपधारा 2 के अधीन निरुद्ध व्यक्ति है और अपेक्षा किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को ऐसे नातेदार या मित्र को सौंपने का आदेश दिया जा सकता है। इसके अलावा यदि ऐसा सौंपा गया व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के अभियुक्त है जिसका विचारण उसके विकृचित होने पर अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, कुछ ऐसा उसने केस कर दिया है कि जिसमें वह खुद की रक्षा नहीं कर सकता है, खुद के बारे में कुछ नहीं बता सकता था, उसने पागल था, एक का मर्डर कर दिया, अब उसे पूछा जा रहा है तो वो कुछ बता ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा,
निरीक्षण अधिकारी किसी भी समय मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित करता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट न्यायालय उस नातेदार या मित्र से जिसे वह सौंपा गया है अपेक्षा करेगा कि वह उसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष पेश करे, और ऐसे पेश किए जाने पर मजिस्ट्रेट जो है और न्यायालय धारा 332 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा और उसको प्रमाण पत्र के तौर पर भी ग्रहण किया जाएगा। ये तो रहा धारा 339। अब धारा 340 में क्या बताया गया है? तो सीआरपीसी की धारा 340 में जो धारा 195 था उसके जो मामले वर्णित है उसकी प्रक्रिया कैसे होगी उसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि जब किसी न्यायालय की जिससे कि वह निमित्त किए गए आवेदन पर अन्यथा अगर यह राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन है तो वो धारा 195 उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी अपराध, कोई भी ऐसा अपराध है जो कि यथास्थिति उस न्यायालय की कार्यवाही में या फिर उसके संबंधित न्यायालय में जो साक्ष्य दी गई है, जो दस्तावेज दिया गया है उसके बारे में प्रतीत हो, तो उसकी जांच करनी चाहिए। और जांच के पश्चात यदि कोई आवश्यक समझे जो भी है तो उस भाव को निष्कर्ष अभिलेखित करे, उसका लिखित परिवाद कर सकता है, उसे अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को हाजिर होने के लिए कह सकता है या फिर प्रतिभूति ले सकता है, अथवा यदि अभिकथित अपराध जो कि अजमानती अपराध हैं तो न्यायालय ऐसा करना अगर आवश्यक समझता है तो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा के लिए भी भेज सकता है। इसके अलावा ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने और साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को भी आबद्ध कर सकता है। ऐसा कोई अपराध है जिसके बारे में न्यायालय को उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त अगर शक्ति का प्रयोग किया गया है तो उस अपराध के बारे में ना तो परिवाद किया जाएगा और ना ही न्यायालय के द्वारा ऐसे आवेदन को नामंजूर किया जाएगा जो उस न्यायालय द्वारा किया जाता है। इस धारा के अधीन जो भी परिवाद हैं वो जो परिवाद किए गए हैं उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। जहां परिवाद करने वाला न्यायालय अगर उच्च न्यायालय है तो वहां ऐसे न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा किए जाएंगे जिससे वह न्यायालय नियुक्त करे। अगर न्यायालय जिसको नियुक्त करेगा उस अधिकारी के द्वारा उसको परिवाद किया जाएगा। किसी अन्य मामले में, ये तो रहा न्यायालय का मामला, किसी अन्य मामले में न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी हैं या फिर न्यायालय के जो ऐसे अधिकारी हैं जिसे न्यायालय निमित्त करता है लिखित रूप में प्राधिकृत करेगा और वे लिखित रूप में प्राधिकृत किए जाएंगे। इसमें न्यायालय का अर्थ धारा 195 के जो न्यायालय का अर्थ है उसके अनुसार बताया गया है, यानी कि धारा 195 में जो न्यायालय का वर्णन किया गया है वही न्यायालय का शब्द इसमें लागू होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए जिससे कि हमारा वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।